ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और खासतौर से अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। भूटान में उन्होंने एक बार फिर यहाँ पे जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत भारी मन से आज इस कार्यक्रम में आया हूँ, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली में हुए धमाके की निंदा भी की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पीड़ित परिवार हैं उनका दुख वो समझते हैं, और साथ ही साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए सुनते हैं। खासतौर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की घटना पर गहरा खेद व्यक्त किया है। उन्होंने भूटान में कहा कि वे वहां भारी मन से मौजूद हैं और कल रात की घटना की जांच में जुटे हैं, महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में रहे हैं। उन्होंने बताया कि मामले में जानकारियों के तार जोड़े जा रहे हैं और इस षड्यंत्र की तह तक जाया जाएगा। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. जो षड्यंत्रकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये सीधी बात यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही भूटान में, और बताया कि किस तरीके से जो पीड़ित परिवार हैं जिससे प्रभावित हुए हैं उनका दुख वो समझते हैं, और इसीलिए उस पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। और जैसा उन्होंने बताया कि रात भर अलग अलग अगर बात की जाए स्थिति में उन्होंने ना सिर्फ पूरी जानकारी ली बल्कि बातचीत की और तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जब हम बात करते हैं भारत और भूटान की, दोनों देशों के बीच किस तरह के संबंध रहे हैं, इस पर और ज़्यादा हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश कुमार गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्व वरिष्ठ राजनयिक रहे हैं और पूर्व महानिदेशक DGICR। और साथ ही साथ यहाँ सुरेश, अगर खासतौर से देखा जाए, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में जिक्र किया कि भारत और भूटान की जब हम बात करते हैं, दोनों एक ऐसे सशक्त देश जिनकी सांस्कृतिक रूप से साझेदारी जो है वो अब से नहीं है, पिछले कई दशकों से चली आ रही है। किस तरीके से दोनों देशों के संबंधों को आप देखते हैं? देखिए, दोनों देशों के संबंधों की बात करने से पहले मैं समझता हूँ कि आवश्यक है कि प्रधानमंत्री मोदी जब पूर्व भूटान के किंग के 70वें वर्ष जन्म दिवस पर गए हैं, उसका कितना महत्व है जी। अगर हम उसके महत्व को जानेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पर, तो क्यों उन्होंने आवश्यक समझा। देखिए, बुद्धिस्ट देशों में ख़ास तौर पर वो वाले बुद्धिस्ट देश जहाँ पर कि बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म के बीच में काफ़ी गहरा संबंध रहा हो, तो 70वां जन्म दिवस माना जाता है कि वो उस वर्ष से डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली पोजेशंस की, संसार से एक वैराग्य शुरू हो जाता है। और इस दिवस को बुद्धिस्ट लोगों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर भूटान में गए हैं उनके जन्म दिवस के ऊपर, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। और एक मैसेज कन्वे करता है कि हम भूटान को भारत के साथ में जो देखते हैं, खाली एक ये
विदेश नीति का हिस्सा नहीं है, ये एक तरह से पारिवारिक संबंध है ये, उन्होंने कहा भी ये जी। इससे इसके अलावा फिर मैं अगर बात करूं कि जो रिश्ते रहे हैं, एक दूसरी चीज़ और देखिए आप जी, भारत का जो स्वरूप रहा है इस क्षेत्र में, वो स्वरूप खाली एक पॉलिटिकल सॉवरेंटी का नहीं रहा है जी, सिविलाइजेशनल कहें तो सिविलाइजेशनल ये बैकड्रॉप रहा है इनका पूरा, बैकयार्ड है, चाहे भूटान हो या नेपाल हो या जो भी हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार तो एक तरह से भारत का ही हिस्सा थे जी। तो उनको देखते हुए कहा जाए तो नेपाल और भूटान भारत का सांस्कृतिक और सिविलाइजेशनल बैकयार्ड थे। उस संस्कृति और सिविलाइजेशन में बुद्धिज्म भी था, हिंदुइज्म भी था, बाद में इस्लाम भी आया, काफ़ी सारे धर्म आए। अब अगर देखा जाए तो उसमें से आप देखिएगा पिछले 100 साल में, पिछले 20 साल में भूटान एक ऐसा देश है जो कि इस सिविलाइजेशनल और सांस्कृतिक संबंधों का बड़ा स्टेडफास्ट, जी, जहाँ पर कहीं कभी कोई भी कमजोरी नहीं आएगी। तो मैं कहूँगा कि अगर हम इस साउथ एशियन रीजन को देखें जी, तो भारत और भूटान के बीच के संबंध अनपैरेलल्ड, वो खाली विदेश नीति के संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध हैं। तो अगर मैं इस जो अभी गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनकी विजिट को मैं अगर एनालाइज करना चाहूँगा तो मैं एनालाइज करूँगा खाली विदेश नीति से नहीं, लेकिन दोनों कितने क्लोज हैं पारिवारिक दृष्टि से भी। जी बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कैसे दोनों देशों के बीच जो संबंध बेहतर होते हैं, फिर चाहे जैसे प्रधानमंत्री ने यहाँ जिक्र किया यूपीआई का कि जो भूटान के लोग हैं वो भी कोशिश है कि जल्द से जल्द यूपीआई का इस्तेमाल कर सकें, या इसके साथ साथ जो भारत और भूटान के युवा हैं वो मिलकर सैटेलाइट के काम किस तरीके से लगे हुए हैं। तो आज के इस आधुनिक युग में जब तकनीकी रूप से भी हम देखते हैं तो वहाँ भी दोनों देश हम कह सकते हैं कि कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा ये। और सही बात तो ये है कि अगर पारिवारिक संबंध हों, उनको भी कहीं ना कहीं एक मजबूती देनी पड़ती है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो या व्यापारिक दृष्टि से हो या पॉलिटिकल हो, जो भी हो। तो इसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत और भूटान के बीच के संबंध, आपने जिक्र किया यूपीआई का, आपने जिक्र किया युवाओं का। देखिए फाउंडेशन जो रही है, फाउंडेशन के ऊपर ये काम आगे बढ़ रहे हैं, कोविड के समय में काफ़ी काम हुआ जी। लेकिन अगर मैं देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भूटान को अपने आप को आर्थिक दृष्टि से आगे उभारने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। उसके अलावा अपने जो युवा लोग हैं उनको एक डेवलप करना, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग वगैरह देना उनको आगे बढ़ने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस के बारे में बात करना। तो भारत ने शुरू से ही, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 10,000 करोड़ का उनको हम 10,000 करोड़ की बजट सपोर्ट दे रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ज़्यादा 1,000 मेगावाट से ज़्यादा जिसका अभी लॉन्च हो रहा है, 1,000 मेगावाट 40% उसकी जो उनकी कैपेसिटी में इजाफा हो रहा है। और ज़्यादातर जो इजाफा हो रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है भारत को या कुछ बांग्लादेश को भी। यानी विकास परियोजनाओं में एक बेहतर साझेदार के रूप में हम भारत की भूमिका को यहाँ देख सकते हैं। उसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत भूटान की गहरी हो रही मित्रता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देश सीमाओं से नहीं संस्कृतियों से भी जुड़े हैं। भारत भूटान के संबंध सशक्त और समृद्ध हैं, जो आने वाले समय में और भी मजबूत होंगे। भारत और भूटान सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से भी जुड़े हैं। हमारा रिश्ता वैल्यूज का है, इमोशंस का है, पीस का है, प्रोग्रेस का है। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुझे अपनी पहली विदेश यात्रा में भूटान आने का अवसर मिला था। मैं आज भी उस यात्रा को याद करता हूं तो
मन भावनाओं से भर जाता है। भारत और भूटान के संबंध इतने सशक्त और समृद्ध हैं। हम मुश्किलों में भी साथ थे, हमने चुनौतियों का सामना भी मिलकर किया, और आज जब हम प्रोग्रेस की प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े हैं, तब भी हमारा साथ और मजबूत हो रहा है। जी, तो यहाँ सुना आपने प्रधानमंत्री के संबोधन में उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये जो साथ है दोनों देशों का वो और मजबूत होता हुआ नजर आता है। परिस्थितियाँ जिस तरह की भी रही हों, चुनौतियाँ दोनों देशों के सामने रही हों, आज के आधुनिक युग की भी बात की जाए तो हर जगह दोनों देश साथ हैं। और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करेंगे टिम्फू भूटान का ही, जहाँ से हमारे संवाददाता निखिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, खासतौर से अगर देखा जाए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बताया कि यहाँ पर जो संबंध है वो सांस्कृतिक भी है, पारिवारिक से संबंध है, और इसी वजह से उनकी जो मन की बात थी उन्होंने शुरुआत में उस बात से शुरुआत की कि मैं यहाँ आया ज़रूर हूँ लेकिन बड़े भारी मन से आया हूँ। जिस तरीके से दिल्ली हादसे का भी उन्होंने जिक्र किया अपने संबोधन में शुरुआत में। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से भूटान के साथ में सांस्कृतिक संबंध है, जिस तरह से भूटान के साथ आत्मीय रिश्ते हैं, तो इसलिए यहाँ आना ज़रूरी था, लेकिन ये अवसर भी था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से जो भयावह घटना दिल्ली में हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वो बहुत भारी मन से यहाँ आए हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के भूटान के लोग भी इस घटना को लेकर के, राज परिवार भी इसमें दुखी है, वो भी भारत की भावनाओं के साथ मेल करता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह भी बताया कि ये जो फीलिंग्स हैं ये भारत और भूटान की एक तरह से हैं, और इसके साथ ही जो विश्व शांति को मानने वाले, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल हो रहा है। ऐसे में विश्व शांति की जब कामना की जा रही है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जा रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही जा रही है, और ऐसे में एक शांतिप्रिय देश के ऊपर इस तरह के, उसकी राजधानी में इस तरह की घटना होना, तो जाहिर तौर पर भूटान के लोग भी उससे व्यथित हैं, भारत के लोग जाहिर तौर पर व्यथित हैं, और ये व्यथा प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों से यहाँ पर व्यक्त कर दी। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि षड्यंत्रकारी इसमें बख्शे नहीं जाएंगे, और सारे पहलुओं की इसकी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीती रात वो इन जो एजेंसीज हैं जो इसकी जांच कर रही हैं उनसे लगातार संपर्क में थे। तो ये निश्चित तौर पर भयावह घटना है। कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी भारतवासी इसको लेकर दुखी होगा, और जो कुछ भी ज़रूरी काम है उसके लिए किया जा रहा है। यहाँ आना भी बेहद ज़रूरी था। आत्मीय रिश्ते हैं, सांस्कृतिक संबंध है, जो डोर है रिश्तों की वो बहुत मजबूत है, और ऐसे अवसर पर यहाँ मौजूदगी प्रधानमंत्री की ज़रूरी थी, वो भी प्रधानमंत्री ने अपने इस संभाषण में बताया। मुकुल जी बिल्कुल निखिल, और खासतौर से ना सिर्फ इन बातों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, बल्कि कैसे भूटान के साथ जो संबंध रहे हैं वो और मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर चाहे हम रेल लिंक की बात करें, जो विकास परियोजनाएं वहाँ पर चल रही हैं उनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे UPI जो है वो अब भूटान में भी है, और साथ ही साथ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी तक भारत और भूटान के जो युवा हैं वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है कि जो सांस्कृतिक डोर जिसकी हम बात कर रहे थे, आध्यात्मिक रिश्तों की बात कर रहे थे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात कर रहे थे, उन सब के साथ में सबसे खास बात है कि भूटान और भारत एक साथ विकास के लिए कदम ताल कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा, चाहे यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं हो, और सिर्फ ये जो अभी P2 जल विद्युत परियोजना है जिसका उद्घाटन होना है, सिर्फ उसकी बात नहीं है। इससे पहले भी तमाम जो जल विद्युत की परियोजनाएं हैं, कम से कम 4 संख्या में अगर कही जाए, वो भारत के सहयोग से यहाँ पर निर्मित है। उसके आगे आपने जिस तरह से कनेक्टिविटी पर भारत का फोकस है, रेल लिंक्स लगातार हो रहे हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात कही जाए, उसके अलावा भी आप यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ के जब पेट्रोलियम सेक्टर की बात करते हैं उसमें निवेश करने की बात कही जाए, या फिर जो दूसरे यूथ के डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट की बात कही जाए, उन सब में भारत की भागीदारी है। और सबसे खास बात है, इतने समय से जब हम यहाँ पर थिम्फू में हैं, भारतीयों को लेकर के, भारत को लेकर के थिम्फू के लोगों में के मन में बहुत उत्साह है, बहुत जिसको कहते हैं कि उनकी बहुत अच्छी सोच है, और जो मित्रतापूर्ण एक व्यवहार जो रहता है, भातृत्व का, भाईचारे का जो व्यवहार रहता है, वो हमको
थिम्फू में और भूटान में बहुत खुले मन से देखने को मिला है। बहुत मुक्त हस्त भारत की और भारतीयों की प्रशंसा करने वाले लोग हैं यहाँ पर। तो जो मित्रता है, जो भाईचारा है, वो भी जो भूटान के लोग हैं उनमें भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे खास बात, अच्छी बात यह है कि विकास के हर पैमाने पर भारत और भूटान एक साथ कदम ताल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यही जो कदमताल है दोनों देशों को हम कह सकते हैं आगे बढ़ा रही है। और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि दोनों देशों के बीच रेल और सड़क संपर्क को मजबूत करने के साथ ही सीमा पर बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान गलेफू के पास इमिग्रेशन चेक पोस्ट बनाने की भी घोषणा की। रेल और रोड कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हिज मैजेस्टी ने जिस गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी के विजन पर काम शुरू किया है, भारत उसके लिए भी हर संभव सहयोग कर रहा है। मैं आज इस मंच से एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं। आने वाले समय में भारत गैलेफू के पास इमिग्रेशन चेक पॉइंट भी बनाने जा रहा है, ताकि यहां आने वाले विजिटर्स और इन्वेस्टर्स को इससे और सुविधा मिल सके। तो यहाँ सुना आपने किस तरीके से तमाम सुविधाएं जो हैं बढ़ाई जा रही हैं। सुरेश जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा जो फोकस है उसी पे कैसे कनेक्टिविटी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो शायद और ज़्यादा अवसर दोनों देशों के जो नागरिक हैं, लोग हैं, उनके सामने होंगे। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि किसी भी देश के विकास के लिए और देश की जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनको अवसर देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस देश में और जो बाकी जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ अवसर हैं जी, कनेक्टिविटी बढ़े, ट्रैवल की भी, बातचीत करने की भी, जैसे इंटरनेट से बातचीत हो या इंडस्ट्रीज़ हो, तो उस दिशा में कदम रखने की भी काफ़ी आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि उस तरफ से अगर देखा जाए तो रेलवे लिंक बनाना और ये चेक पोस्ट बनाना एक बहुत अच्छा कदम है जी। और इससे भूटान के लोगों को आने में और यहाँ के लोगों को गैलेफू में जाने के लिए काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी, जो मैं ख्याल है काफ़ी आवश्यक भी है। जी जी, बेहद आवश्यक, और उसके ज़रिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी ज़ाहिर तौर पर मिलती हुई नज़र आएंगी। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि दोनों देशों के बीच जब हम बात करते हैं कैसे और साझेदारी जो है मजबूत होती हुई नज़र आती है। और ख़ासतौर से निखिल, अगर समझा जाए, क्योंकि ना सिर्फ भूटान के साथ जब हम सांस्कृतिक रिश्तों की तो बात कर ही रहे हैं, आर्थिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज के समय में जब दो ऐसे देश जो लगातार शांति के पक्षधर हों, और उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने यहाँ पर किया था, लेकिन उससे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बार फिर हम यहाँ सुनवाते हैं, जब दोनों देशों की ऊर्जा साझेदारी को लेकर बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने पुनः संगाछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, और साथ ही कहा कि लंबे समय तक रुके हुए और जल विद्युत परियोजनाओं पर जो काम है वो अब शुरू हो गया है। आज भूटान में 1000 मेगावाट से अधिक का एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे भूटान की हाइड्रो पावर कैपेसिटी में 40% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, लंबे समय से रुके हुए एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी फिर से काम शुरू होने जा रहा है। और ये हमारी पार्टनरशिप सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक तक सीमित नहीं है। अब हम सोलर एनर्जी में भी एक साथ बड़े कदम उठा रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बताया कि सोलर एनर्जी भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे किस तरीके से काम किया जा रहा है। और खासतौर से निखिल, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं अनेक अवसर नज़र आते हैं, और उसी में जब हम खासतौर से जब स्किल डेवलपमेंट को देखते हैं तो प्रयास यही है कि जहाँ अवसर हैं वहाँ पर और किस तरीके से उनको बेहतर बना सकते हैं, जिससे ना सिर्फ हम आज के समय में बात करते हैं दोनों देशों के विकास के लिए, बल्कि मानव कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। जी बिल्कुल।
बिल्कुल मानव कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है और भूटान से भारत के जो रिश्ते हैं वो विशेष हैं और ये जो जिस जल विद्युत परियोजना का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया P2 का, वो दरअसल 2010 में ही सैंक्शन हुई थी और उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सका था। 2014 के बाद उसमें थोड़ा काम तेज हुआ, लेकिन उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं उसमें बाधा पड़ती रही। कभी फ्लैश फ्लड आ गया, कभी कोविड का टाइम आ गया, तो बहुत मेहनत के साथ, बहुत मशक्कत के साथ में इस परियोजना को भारतीयों ने भारत के सहयोग से इसको पूरा किया गया है, तो इसका बहुत विशेष महत्व है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक ही हमारा सहयोग सीमित नहीं है, बल्कि चाहे वो ऊर्जा की जो दूसरी क्षेत्र हैं, चाहे वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो या सोलर एनर्जी हो, उन सब में लगातार विस्तार देने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से एक और जल विद्युत परियोजना है जिसको बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री ने उसकी घोषणा भी की कि बहुत शीघ्र ही उसको भी उसकी शुरुआत की जाएगी। और इसके साथ ही साथ तमाम क्षेत्र जो सहयोग के हैं, और अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भूटान और भारत के बीच में जो व्यापार है, भूटान का 80% व्यापार भारत के साथ में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, वो सब भारत और भूटान एक दूसरे के साथ में मित्रता पूर्ण व्यापार और वाणिज्य करते हुए चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे खास बात है कि ये जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इनमें निवेश के साथ साथ इसको दूसरे देशों को भी और भी जगहों पर बांटा दिया जा रहा है। तो इससे कम से कम जो भूटान के लिए भी ये एक समृद्धि के द्वार खोलेगा। तो तमाम जो भारत के साथ में परियोजनाएं हैं, जो तमाम सहयोग है, वो भूटान की समृद्धि के द्वार खोल रहा है। दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। मुकुल जी बिल्कुल, यानी दोनों देशों की विन विन सिचुएशन। और यहाँ आखिर में सुरेश जी आपसे भी एक छोटी टिप्पणी मैं लेना चाहूँगा। किस तरीके से आप देखते हैं जो आज का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसके ज़रिए कैसे जो दोनों देशों के संबंध हैं और मजबूत होते हुए नजर आएंगे, आगे बढ़ेंगे? अब देखिए, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि पहली बात तो कि इस अवसर पर जाना बाय इटसेल्फ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इससे जो मैसेज जाता है वो ये है कि हम आपके साथ में खड़े हैं, आपके साथ हैं बड़े भाई की तरह से। और ये जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पारिवारिक संबंध है, वो खाली कहने की बात नहीं, असल में ज़मीन पर भी, ज़मीनी तौर पर भी हम दोनों परिवार की तरह से एक साथ हैं। और उन पारिवारिक संबंधों को ज़्यादा और मजबूत करने के लिए जो तरह तरह की योजनाएं हैं, और मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहूँगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, एक रिन्यूएबल एनर्जी क्या, ताकि वहाँ पर पोल्यूशन नहीं हो। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या हाल है आजकल, तो पोल्यूशन नहीं हो, क्लीन एनर्जी है। और फिर क्लीन एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस करने के बाद में खुद ही हम खरीदते भी हैं भूटान की आर्थिक सहायता के लिए। उनकी जो युवा पीढ़ी है, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। भूटान के 1000 से ज़्यादा युवा इंडिया में ट्रेनिंग पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल है उन सबको देखते हुए ये जो एक विजिट है, बड़ी महत्वपूर्ण विजिट है और एक क्लियर सिग्नल है। और ख़ास तौर पर साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया के संदर्भ में, जहाँ पर कि आप जानते हैं कि एक जो राजनीतिक और या कूटनीतिक प्रति जो सामरिक यहाँ पर ये दृश्य बन रहा है, उसमें एक भूटान इज ए लूड स्टार, शाइनिंग एग्जाम्पल, कि अगर दोनों देश आपस में सहयोग करें तो क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ये वाकई अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो किस तरीके से और मजबूत होते नज़र आएंगे। दोनों देशों के बीच की जो साझेदारी है, सांस्कृतिक रूप से बात की जाए या दूसरे तमाम क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश संयुक्त रूप से साझा तरीके से मिलकर चल रहे हैं, उसकी बानगी भी जाहिर तौर पर झलकती हुई नज़र आती है। और ख़ास तौर से जैसे कि सुरेश जी आपने भी कहा कि अब आने वाले समय में, क्योंकि आवश्यकता यही है, कैसे जब हम वैश्विक शांति की बात करते हैं, साउथ एशिया की बात की जाए, वहाँ भी कहीं ना कहीं भारत जो है एक अलग स्तर पर नज़र आता है, प्रतिनिधित्व करता नज़र आता है वैश्विक शांति का पूरी दुनिया के सामने। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रहता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। और ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री के संबोधन लेकर जो भूटान में उन्होंने अपना दिया, और ख़ासतौर से भूटान में आपको बता दें वहाँ पर भी एक जो प्रार्थना है की गई उन लोगों के लिए जो कि कल दिल्ली हादसे में प्रभावित हुए हैं, जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए भी। Let us all come together and pray for India, pray for Prime Minister Modi. May all your aspirations, may your vision and your service to India bear fruit. May you overcome each and every single obstacle, and may your dream of a even brighter, stronger, more prosperous India be fulfilled. But above all, we would like to take a moment and pray for the people who sadly lost their lives yesterday in Delhi. We'd like to pray for them. Last, ngachi gutsugela. तो देखा आपने भूटान नरेश ने यहाँ पर
जो प्रार्थना है उसका नेतृत्व किया और हज़ारों की तादाद में तमाम वहाँ नागरिक मौजूद हैं भूटान के, उन्होंने भी प्रार्थना की उन पीड़ित परिवारों के लिए, पीड़ितों के लिए, जिनका जो खासतौर से दिल्ली हादसे को लेकर, दिल्ली धमाके में किस तरीके से 8 लोग हैं जिनकी जान गई थी, उन्हीं को लेकर हमने देखा जो प्रार्थना है वो यहाँ की गई थी। और ख़ासतौर से एक यहाँ जब प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि यहाँ पर एक न सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि जिस तरह के पारिवारिक संबंध हैं, ये तस्वीर भी उसी की मान की पेश करती है कि कैसे एक देश अब भारत के लिए भी किस तरीके से हर वक्त में साथ खड़ा है और ऐसे वक्त में भी वो जो देश है भारत के लिए साथ खड़ा हुआ है और उनके नागरिकों के लिए भी प्रार्थना कर रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन हमारे साथ सुरेश जी आप जुड़े और साथ ही निखिल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो जाना आपने किस तरीके से जो दोनों देश हैं वो एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ एक नई साझेदारी की ना सिर्फ शुरुआत बल्कि कह सकते हैं वो साझेदारी जो है और मजबूत होती हुई यहाँ नज़र आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।